साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की तरफ। हम लोग बात करेंगे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। अभी तक आपने ये स्टडी किया हुआ है कि ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मोर और लेस नियरली आइडेंटिकल है, या आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, उसके लिए हम होमोलॉगस टर्म भी यूज करते हैं। अर्थात दो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होमोलॉगस हैं उनके बीच में स्ट्रैंड एक्सचेंज हो सकते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियो जो डीएनए रीजन से उनका एक्सचेंज होता है, हम ऐसी प्रोसेस को होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन पर। ये कौन सी कैसी प्रोसेस है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन हम कहते हो क्यों है, और इसकी जो मशीनरी है वो किस तरह से काम करती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में डीएनए मॉलिक्यूल्स का होमोलॉगस होना जरूरी नहीं है। आप ये समझ लें, एक ये डीएनए मॉलिक्यूल है और एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। यहां पर मैंने दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल ए है और एक डीएनए मॉलिक्यूल बी है। दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, इनमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैच नहीं करता है। बस दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि इन दोनों में एक ऐसा शॉर्ट रीजन है जो होमोलॉगस है, जो नियरली आइडेंटिकल है, या ये कह सकते हैं आइडेंटिकल है। दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक छोटा सा रीजन है जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का शॉर्ट रीजन है, जो दोनों में कैसा है, आइडेंटिकल है। और ऐसा होने की वजह से इनके बीच में क्या हो सकता है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो जब इस तरह से रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में होमोलॉगी की जरूरत नहीं है, बस एक स्मॉल साइट ऐसी होनी चाहिए जो दोनों में कैसी हो, होमोलॉगस हो। अर्थात पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग है, बस एक स्मॉल साइट दोनों में कैसी है, होमोलॉगस है। इस वजह से उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह का रिकॉम्बिनेशन कौन यूज करता है। अभी हम लोग क्या लिखा है मैंने उस पर भी आ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के रिकॉम्बिनेशन सिस्टम को कौन यूज करता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की जो एंजाइमेटिक मशीनरी है उसको किस किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और दो उदाहरण भी आपके सामने रखेंगे। एक तो बैक्टीरियोफाज लेम्डा का अपना डीएनए इंसर्ट कराना ई कोलाई क्रोमोसोम में, और क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन, दोनों से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या है। जैसा मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल डीएनए सेगमेंट्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स नॉन आइडेंटिकल हैं, अर्थात नॉन होमोलॉगस, ठीक है, या सेगमेंट्स भी कह सकते हैं, या डीएनए मॉलिक्यूल्स, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। हाउएवर प्रोसेस ऑफ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन रिक्वायर ए स्मॉल होमोलॉगस या आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंस। आपको यह ध्यान रखना है, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स, दोनों में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो अलग है, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, नॉन आइडेंटिकल हैं, ठीक है, उनके बीच में हो सकता है, लेकिन दो इस रिकॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है एक स्मॉल होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंस, एक स्मॉल होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंस दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स पर होना जरूरी है। ये जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसे प्रोसेस को साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। जबकि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में क्या था, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में जितना भी डीएनए रीजन एक्सचेंज होता है उसका होमोलॉगस होना जरूरी है, उसका नियरली आइडेंटिकल होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जैसे हम लोगों ने होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन को डिस्कस किया और होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में जब भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आएगा तो उसकी 3 इंपॉर्टेंस मेनली लिविंग सिस्टम में
नजर आती हैं या लिविंग सिस्टम में वो 3 मेजर फंक्शंस को मीडिएट करता है। एक, यदि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेजेस हो गए, उनको एरर फ्री रिपेयर करना हो तो होमोलॉगस जो रिकॉम्बिनेशन है वो जिम्मेदार है। तो एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेजेस। दूसरा पॉइंट क्या था, जो एक पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी नजर आती है, ठीक है, तो विद इन पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना, जैसा मियोटिक डिवीजन के समय जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो भी होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन है जो डाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार है। तो विद इन पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज करना। थर्ड इज प्रॉपर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, मियोसिस के समय क्रोमोसोम्स की जो प्रॉपर सेग्रीगेशन है उसके लिए जिम्मेदार था। उसी तरीके से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, तो सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, कुछ जीन के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल किया जाता है वाया साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। प्रमोशन ऑफ प्रोग्राम्ड डीएनए रीअरेंजमेंट, डीएनए को रीअरेंज करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। और कंप्लीट क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इन सम वायरसेस एंड प्लाज्मिड, कुछ वायरसेस और प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन यूजफुल है। ठीक है, तो ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है। आप ये ध्यान रखें, जब भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो आपको ध्यान रखना है ये रिकॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। बस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के लिए दोनों डीएनए मॉलिक्यूल पर एक स्मॉल होमोलॉगस साइट अर्थात एक छोटा रीजन डीएनए का दोनों में होमोलॉगस होना जरूरी है। जब भी इस तरह से ये होगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होगी उस शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस की वजह से, रीजन की वजह से, तो हम पूरे प्रोसेस को नाम देंगे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में कि ये रिकॉम्बिनेशन कैसे कंप्लीट होगा। जैसे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में जाएं तो एक पूरी मशीनरी थी, बहुत सारे एंजाइम्स थे जिनके अपने अपने फंक्शन थे, वो अलग अलग स्टेप्स में आकर के उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे। उसी तरह से साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए कौन सी एंजाइमेटिक मशीनरी की जरूरत है, कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम, ऐसा कोई भी सिस्टम जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, या जो हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है, तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम को जब हम लोग ये बात करेंगे वो कैसे कंप्लीट होता है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है, क्या क्या मशीनरी है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन सी मशीनरी की जरूरत है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में रेक बीसीडी था, रेक एंजाइम था, RUVA, B और C अलग अलग एंजाइम्स थे। उसी तरीके से साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में हमें कितनी मशीनरी या कौन कौन से कंपोनेंट है जिनकी जरूरत होगी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी स्टूडेंट के लिए है तो यही है कि वो इस पॉइंट को जाने कि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स या कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप जान करके खुश होंगे कि इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है और जनरली बेसिकली वायरसेस भी यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, तो बड़ा एडवांस सिस्टम है। और आजकल की हमारी जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो कह सकते हैं कि यूज हैं, जो लेबोरेटरी लैब में हमारे बहुत सारे जो यूज हैं वो भी इस पर डिपेंड है। हम इन
साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हैं लैब में, और बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस हम कर सकते हैं डिजायर्ड जो है डीएनए में, जहां पर भी हम चाहते हैं वहां कर सकते हैं। तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम बहुत एडवांस सिस्टम है, आप ऐसा समझ सकते हैं, और बहुत कम कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ईच साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम, कोई भी ऐसा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जिसकी आप स्टडी करेंगे, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 ही कंपोनेंट्स का बना होता है। वन कंपोनेंट इज रिकॉम्बिनेज अर्थात एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और दूसरा कंपोनेंट होता है रिकॉम्बिनेशन साइट, ए सॉल्ट 22-200 बेस पेयर्स यूनिक डीएनए सीक्वेंस वेयर रिकॉम्बिनेज एक्ट। आप ये ध्यान दें कि जब भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो आप ये ध्यान रखें, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इस एक डीएनए मॉलिक्यूल पर ये एक स्पेसिफिक साइट है, ठीक है, और जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है उस पर भी एक ये स्पेसिफिक साइट है। ये 2 स्पेसिफिक साइट हैं, डीएनए मॉलिक्यूल ए है और ये बी है, ये रिकॉम्बिनेशन साइट हैं। ये साइट ऐसी हैं जो दोनों में कैसी हैं, सिमिलर हैं, तो ये साइट स्पेसिफिक है, दोनों में एक जैसी है। तो एक तो इन साइट्स की जरूरत है और दूसरा एंजाइम की जरूरत है, वो एंजाइम जो इन साइट पर एक्ट कर सके, अर्थात यहां एक्ट कर सके और यहां एक्ट कर सके। तो 2 ही कंपोनेंट का साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम बना होता है। वन इज एंजाइम जिसे हम रिकॉम्बिनेज कहते हैं, एंड सेकेंड इज साइट जिसको हम साइट स्पेसिफिक कह रहे हैं, वो साइट जहां पर रिकॉम्बिनेशन होना है, ठीक है। तो 2 ही कंपोनेंट का ये बना होता है। तो बहुत ही आसान है किसी स्टूडेंट के लिए पढ़ना कि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व होगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक एंजाइम जिसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं और एक वो डीएनए साइट, वो स्मॉल साइट जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, अर्थात वहीं पर आकर के ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो 2 कंपोनेंट का बना है, आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक तो एंजाइम चाहिए जिसे हम रिकॉम्बिनेज कहते हैं और एक रिकॉम्बिनेशन साइट चाहिए, और वो साइट 20 बेस पेयर से लेकर के 200 बेस पेयर की हो सकती। उसी सॉल्ट रीजन जिसे हम साइट कह रहे हैं साइट स्पेसिफिक में, उसी सॉल्ट रीजन पर ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम आकर के एक्ट करता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को और बेहतर समझने के लिए हमें क्या करना होगा, मुझे कुछ उदाहरण आपके साथ डिस्कस करने होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूं, यहां पर 2 एग्जांपल में ले रहा हूं, जिसमें से क्रीलॉक्स में तो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियोफाज लैम्डा, ये एक ई कोलाई स्पेसिफिक फाज है। आप ये समझ लें बैक्टीरियो मतलब हो गया बैक्टीरिया, और यहां पर जो फाज शब्द है वो ईटिंग से, खाने से। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा लेते हैं, इसका मतलब ही नहीं वायरस बड़े होते हैं तो उसे निगल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। खाने का मतलब होता है जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, क्योंकि जब वायरस उनकी सेल में इंटर करते हैं तो बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनाते हैं। उन वायरल पार्टिकल्स की वजह से बैक्टीरियल सेल रप्चर करती है और रप्चर करने के बाद वो वायरसेस बाहर आ जाते हैं, तो बैक्टीरियल सेल की लिसिस हो जाती है। इस वजह से हम लोग बैक्टीरिया को लाइज करने वाले, बैक्टीरिया को किल करने वाले वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफाज कह देते हैं। तो जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा है वो ई कोलाई स्पेसिफिक है, ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वायरसेस 2 तरह की लाइफ साइकिल को यूज कर सकते हैं, या 2 तरह के मोड यूज करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। वन इज लाइटिक साइकिल एंड सेकेंड इज लाइसोजेनी। वन इज लाइटिक एंड सेकेंड इज लाइसोजेनिक। तो यहां पर जब लाइसोजेनिक में कोई वायरस जाता है तो अपने जीनोम को होस्ट के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर लेता है। तो आप ध्यान रखें, यहां पर मैं 2 साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम को डिस्कस करने चल रहा हूं। वन इज बैक्टीरियोफाज लैम्डा
ठीक है, कैसे वो अपने जीनोम को इंटीग्रेट कर लेता है ई कोलाई जीनोम के साथ। एंड सेकेंड इज क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन, SIR में से 2-3 बार पूछा गया है। ये एक अप्लाइड रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है, इसको हम लोग लैब में बहुत अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला बैक्टीरियोफाज लैम्डा के बारे में। ठीक है, तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन बैक्टीरियोफाज लैम्डा एंड ई कोलाई डीएनए, बैक्टीरियोफाज लैम्डा और ई कोलाई डीएनए के बीच में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। आप ये समझ लें ये लैम्डा डीएनए है और दूसरी तरफ ये ई कोलाई क्रोमोसोम है। ये ई कोलाई है, ये इसका अपना क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये वायरस का अपना डीएनए है। दोनों के बीच में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ये वायरस, ये फाज अपने डीएनए को ई कोलाई के डीएनए के साथ इंसर्ट करा सकता है। वो पॉसिबल इस वजह से है कि जो वायरस है उसमें भी एक स्पेसिफिक साइट है। ठीक है, उस एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, आप ऐसा समझ ले, साइट का मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जस्ट उसी तरह का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ई कोलाई के क्रोमोसोम में भी पाया जाता है। इस वजह से दोनों के डीएनए में एक ऐसा स्मॉल रीजन है जहां पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दोनों के नियरली आइडेंटिकल है। और वायरस के पास अपना एक एंजाइम भी है, एक इंटीग्रेज एंजाइम है जो इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करके यहां पर स्ट्रैंड को कट कर सकता है। कट करने के साथ वायरल डीएनए को उसके साथ लाइगेट कर सकता है, जोड़ सकता है। इस वजह से बैक्टीरियोफाज लैम्डा अपने डीएनए को, अपने जीनोम को इजिली बैक्टीरिया के जीनोम में इंसर्ट कर देता है। ठीक है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहां पर पढ़ने वाले हैं। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन बैक्टीरियोफाज लैम्डा एंड ई कोलाई डीएनए, द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन occurs between a special site in the phage genome called ATTP। बैक्टीरिया वायरस का जो स्पेसिफिक साइट है जो रिकॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार है उसे हम ATTP कहते हैं, और जो बैक्टीरिया में है उसे हम लोग ATTB कहते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन occurs between a special site in the phage genome called ATTP and a special site in the bacterial DNA या genome called ATTB। ये वो साइट्स हैं जिनकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, इन साइट्स पर होता है। The central 15 base pair sequence of both ATTP and ATTB sites are identical and serve as the core sequence where recombination event occur। तो वायरस में और बैक्टीरिया में एक स्मॉल डीएनए साइट है जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायरस में हम लोग इस साइट को ATT अटैचमेंट और ये जो P स्टैंड करता है वो फाज के लिए है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा में जो P है उसके लिए स्टैंड करता है। तो वायरस में इस साइट को ATTP कहते हैं, बैक्टीरिया में अटैचमेंट बैक्टीरिया तो इसे हम ATTB कहते हैं। ठीक है, इन दोनों साइट्स में सिमिलैरिटी ये है कि यदि हम वायरस की साइट को देखें तो इसको हम जो वायरस की साइट है उसको हम POB कहते हैं। आप ये समझ लें सीक्वेंस है POB, और बैक्टीरिया में इसी साइट को हम BOB से भी लिखते हैं। ये इस लिखने का मतलब ये होता है कि दोनों के जो साइड्स हैं उनका सेंट्रल 15 और जो बेस पेयर सीक्वेंस है, जो उनके सेंटर का 15 बेस पेयर का जो रीजन है वो दोनों में आइडेंटिकल है। अर्थात बैक्टीरिया के जीनोम में एक ऐसा 15 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वैसा ही आइडेंटिकल सीक्वेंस बैक्टीरियोफाज लैम्डा के जीनोम में भी प्रेजेंट है। अर्थात ये कोर सीक्वेंस जिम्मेदार है रिकॉम्बिनेज एंजाइम के
एक्शन के लिए, वहां पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम आकर के एक्ट कर सकता है, दोनों साइड्स को वो लाइगेट कर सकता है। ठीक है, तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में आप बेसिकली पहले तो ये समझ लें, मैं कई बार बोल चुका हूं कि तभी संभव है जब दो साइट्स, जो दो डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके पास एक मिनिमम एक ऐसी स्मॉल साइट हो जो दोनों में मोर और लेस सेम हो, नियरली आइडेंटिकल हो। इसी वजह से बैक्टीरियोफाज, लेम्डा और ई कोलाई में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में एक साइट ऐसी है, एक रीजन ऐसा है जो नियरली आइडेंटिकल है। फाज में इस रीजन को हम ATTP कहते हैं और बैक्टीरिया में हम इसे ATTB कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, इन दोनों साइड्स पर बैक्टीरिया और फाज में जो सेंटर के 15 बेस पेयर हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स में, इन सीक्वेंसेस में, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। इस वजह से इजीली ये रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए यहां पर देखते हैं, जो मैंने पिछले बनाया था वो यहीं पर यहां पर दोबारा है, आप इसको समझ लीजिए। देखिए ये फाज डीएनए है, ये बैक्टीरियोफाज लेम्डा है। बैक्टीरियोफाज लेम्डा का जो ये पूरा पोर्शन है, इसे हम कह सकते हैं ATTP, और इस पूरे रीजन को हम कहते हैं ATTB, बैक्टीरिया के लिए और ये फाज के लिए। तो जो पूरा सीक्वेंस है, यदि मैं इसे 5 प्राइम मान लूं तो इसे 3 प्राइम, यहां पर भी वही हो सकता है, 5 प्राइम और 3 प्राइम, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बैक्टीरिया में जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, ऐसा वायरस में भी है, थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। लेकिन जो सेंटर का ये जो O है, ये रिप्रेजेंट करता है दोनों का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आइडेंटिकल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ATTP साइट कंसिस्ट ऑफ POP सीक्वेंस कंपोनेंट्स, जबकि ATTB साइट्स कंसिस्ट ऑफ BOB सीक्वेंस कंपोनेंट्स। आपको ये ध्यान रखना है। तो कंपोनेंट्स वहां पर, यहां पर BOB और POP का सिर्फ यही मतलब है कि जो डीएनए सीक्वेंस हैं वो एंड्स पर थोड़े बहुत, जो अटैचमेंट साइट्स हैं उनके एंड पर मोर और लेस कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन सेंटर का जो 15 बेस पेयर का रीजन है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो एक रिक्वायरमेंट हो गई। अभी हम लोगों ने कहा कि किसी भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम को दो कंपोनेंट की जरूरत है। वन इज रिकॉम्बिनेशन साइट, रिकॉम्बिनेशन साइट, एक तो रिकॉम्बिनेशन साइट की जरूरत है, एंड सेकेंड इज एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एंजाइम रिकॉम्बिनेज, दूसरा तो इसकी जरूरत है। तो लेम्डा और ई कोलाई के बीच में जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है, उसके लिए रिकॉम्बिनेशन साइट्स तो ये हो गई, रिकॉम्बिनेशन साइट्स तो यहां पर है, जिनको हम ATTB और ATTP कह रहे हैं, ये साइट्स हो गई। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि एंजाइम कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरियोफाज लेम्डा के क्रोमोसोम इंटीग्रेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम लेम्डा इंटीग्रेज कहते हैं, लेम्डा इंटीग्रेज। ठीक है, तो दो कंपोनेंट का सिस्टम बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है एंजाइम है लेम्डा इंटीग्रेज, और जो रिकॉम्बिनेशन साइट्स हैं वो हैं ATT, और ATT में वायरस के लिए P लगा देंगे और बैक्टीरिया के लिए B लगा देंगे। इस तरीके से ये सिस्टम दो कंपोनेंट का बना हुआ है, ATT साइट्स एंड लेम्डा इंटीग्रेज। लेम्डा इंटीग्रेज इन्हीं साइट्स पर एक्ट करेगा, और कैसे फंक्शन करेगा उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको समझ रहे होंगे, मे बी आप चीजों को समझ पाए होंगे कि ये फाज डीएनए है, ई कोलाई डीएनए है, दोनों में एक स्पेसिफिक साइट है जिसके सेंट्रल का 15 बेस पेयर का सीक्वेंस आइडेंटिकल है, और यही साइट्स रिकॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार हैं। अर्थात दो कंपोनेंट में एक साइट चाहिए किसी भी सिस्टम को, साइट स्पेसिफिक सिस्टम को, तो साइट तो अटैचमेंट साइट है ATT, वायरस के लिए P लगा देंगे, बैक्टीरिया के लिए B, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो लेम्डा इंटीग्रेज है।
चलिए प्रोसेस देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा एंजाइम है, वो जो ये साइट है, जो सेंटर की साइट ओ साइट है, यहां पर आकर के स्टैगर्ड कट लगाता है। दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, कट करेगा और यहां पर स्टैगर्ड कट लगाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से जो लेम्डा जीनोम है बैक्टीरियोफाज लेम्डा, ये डीएनए है, और सबसे पहले जो इंटीग्रेज होगा वो लेम्डा के जीनोम पर जो साइट है, आप यहां समझ सकते हैं, ये जो साइट है लेम्डा इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, जो अटैचमेंट साइट है उसके सेंट्रल रीजन पर एक स्टैगर्ड कट लगाता है। स्टैगर्ड कट लगाने का मतलब है दोनों स्ट्रैंड्स को एक समान, एक सीध में कट नहीं करता है, बल्कि दोनों को अलग अलग पोजीशन पर कट करेगा। और इस कट के साथ ही यदि हम देखें तो ये स्ट्रैंड्स यहां पर दो, ठीक है, ये डीएनए जो सर्कुलर डीएनए था वो ओपन हो चुका है, ठीक है। और यदि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म में देखें तो एक 3 प्राइम एंड इधर ओवरहैंग कर रहा है, इधर ये 5 प्राइम एंड है। दूसरे डीएनए को देखें तो इसका ये 3 प्राइम एंड ओवरहैंग कर रहा है और ये 5 प्राइम एंड है। अर्थात उसने सीधे सीधे कट नहीं किया है, बल्कि स्टैगर्ड कट लगाया है। जो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उसमें से एक स्ट्रैंड ओवरहैंग कर रहा है, अर्थात एक स्ट्रैंड एंड पर बड़ा है, एक स्ट्रैंड एंड पर छोटा है। इस तरीके से मैंने इसे यहां शो किया है, ये लैम्डा डीएनए है। उसी तरीके से क्या करता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें भी ये स्टैगर्ड कट ही लगाता है। ये बैक्टीरिया का डीएनए है और बैक्टीरियल डीएनए में भी इसने स्टैगर्ड कट लगाया हुआ है। इस तरह से इसने जो ई कोलाई डीएनए है उसमें भी स्टैगर्ड कट लगाया। तो दोनों में इसने स्टैगर्ड कट लगाया, जो यहां पर मैं लिख सकता हूं बी, और सॉरी बी नहीं पी, पी, और लास्ट में भी पी लिख सकता हूं। और जो सेंटर का रीजन ओ है वहां पर इसने कट लगाया, जबकि बैक्टीरिया में लिखा जा सकता है ये बी है और ये बी है, और जो सेंट्रल का ओ रीजन है वहां पर इसने कट लगाया। इस तरीके से जो इंटीग्रेज एंजाइम है उसने दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो स्पेसिफिक साइट हैं जो रिकॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके सेंट्रल कोर रीजन पर स्टैगर्ड कट लगाया। दोनों डीएनए पर स्टैगर्ड कट लगाया। जब दोनों डीएनए पर स्टैगर्ड कट लगा देगा तो आप ये ध्यान रखें, ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को ये कनेक्ट करेगा इसके साथ, और इस स्ट्रैंड को ये कनेक्ट करेगा इस स्ट्रैंड के साथ। दोनों स्ट्रैंड को ये क्या करेगा, क्रॉस कनेक्शन करेगा। मैं इस क्रॉस कनेक्शन को यहां नीचे बना रहा हूं।
कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो ये पी साइट है, जो बैक्टीरियोफाज लेम्डा का जो ये पी एंड था, ये वाला रीजन, इसको उठा करके यहां इसने कनेक्ट किया, जो मैंने यहां पर शो किया हुआ, ये यहां पर इसके साथ लिंक हो रहा है, और जो ये पी रीजन था उसको इसके साथ क्रॉस कनेक्ट किया, जो यहां क्रॉस कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनके एंड्स को इसने क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। आप समझ सकते हैं, इस स्ट्रैंड को देखिए, इसके साथ क्रॉस कनेक्ट कर लिया और इसको यहां पर क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन हुआ। अब क्या करना है, केवल इसको होल्ड करना है, इसको टर्न करा देना है। जो ये रीजन है इसको तो ऐसे ही होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के साथ इस रीजन को क्या करना है, केवल टर्न कराना है। जैसे ही हम लोग इसे टर्न कराएंगे तो ये कंप्लीट सर्कल में बदल जाएगा, जिसको हम लोग इस तरफ बना सकते हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग होल्ड कराएंगे तो ये कंप्लीट सर्कल में बदल जाएगा, और कंप्लीट सर्कल में बदलने का मतलब ये है कि इसमें एक जो डीएनए रीजन है वो वायरस का है। ये वायरस का डीएनए रीजन है, और यहां पर जो सीक्वेंस है ये अटैचमेंट साइट्स हैं। तो ये लेम्डा डीएनए है, और ये जो पूरा मैंने ब्लू कलर का बनाया है ये ई कोलाई डीएनए है, ई कोलाई का डीएनए। ठीक है, यदि हम लोग बात करेंगे तो ये यहां से P, क्योंकि ये फाज का है, सेंटर का रीजन हो जाएगा O, और क्योंकि ये बैक्टीरिया का है तो ये होगा B। उसी तरीके से यदि हम लोग यहां से शुरू करेंगे तो ये है P और ये है O, और ये बैक्टीरिया का एंड है, ये है B। इस तरीके से आप यहां देखें तो ये POP था, तो जब ये POP इसके साथ जुड़ेगा तो यहां पर P और सेंटर का रीजन हो जाएगा O, और बाद में होगा B। तो उसी तरीके से जब इसको हमने जोड़ा तो POB, और ये हो गया POB। ये जो बैक्टीरियोफाज लेम्डा है उसने अपने जीनोम को इंटीग्रेट कर लिया बैक्टीरिया के जीनोम के साथ। तो जरा शुरू से एक बार फिर देखिए आप, ये साइट्स हैं जहां जो अटैचमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। इंटीग्रेज ने जो सेंटर का रीजन है यहां पर एक स्टैगर्ड कट लगाया बैक्टीरियोफाज के डीएनए में, और ई कोलाई के डीएनए में जो सेंट्रल साइट है वहां पर कट लगाया और स्टैगर्ड कट लगाया। जब स्टैगर्ड कट लगा लिया तो देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने शो किए हैं। ये स्टैगर्ड एंड हैं फाज के, और ये स्टैगर्ड एंड है बैक्टीरिया के। इसके बाद इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, इन एंड्स को क्रॉस लाइगेट कर देता है, ये क्रॉस लाइगेशन। इसके बाद दूसरा जो अगला स्टेप है उसमें क्रॉस लाइगेशन हुआ। क्रॉस लाइगेशन के बाद यदि हम इस स्ट्रैंड को, किसी भी एक रीजन को, किसी भी एक सर्कल को हम लोग होल्ड कर लें और इसको टर्न करा दें, जैसे ही टर्न कराएंगे तो एक सर्कुलर डीएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी सर्कुलर डीएनए में एक पोर्शन ये फाज का है, बैक्टीरियोफाज है, और एक पोर्शन किसका है, बैक्टीरियल डीएनए है। तो बैक्टीरियोफाज के एंड पर पहुंचेंगे तो ये फाज है, पी साइट होगी, सेंटर की ओ साइट होगी, और बाद में बैक्टीरिया होगा उसकी बी साइड। इस वजह से जो पीओपी और बीओबी थे बैक्टीरिया और फाज में, अब वो देखिए पीओबी और यहां से पीओबी, या बैक्टीरिया की तरफ से बीओपी, इस तरह से ये साइट्स कन्वर्ट हो गई। तो एक वायरस ने अपने जीनोम को, अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ लिया। ठीक है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, जो ये चेंज हुआ, वो किसकी वजह से संभव हो पाया, एक तो इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से, और दूसरा अटैचमेंट साइट की वजह से, जो एटीटी साइड से फाज और बैक्टीरिया में इस वजह से संभव हो पाया। तो ये एक बेहतर उदाहरण है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इस रिकॉम्बिनेशन में जो एंजाइम है वो लेम्डा इंटीग्रेज है, और जो रिकॉम्बिनेशन साइट है वो अटैचमेंट साइट एटीटी, फाज के लिए पी लगाएंगे और बैक्टीरिया के लिए बी लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है,
इसके आगे हम लोग चल रहे हैं और बात करते हैं क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन की, कि क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन क्या है। कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स लिख देता हूं, बहुत ही आसान है। तो इट इज ए साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है ये। क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन जब भी आएगा आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, और आपको ध्यान रखना है कि ये एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है, ठीक है। इस साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं कल इसके साथ जब क्लास स्टार्ट करूंगा उसके साथ डिस्कस कर लूंगा, आज समय उतना नहीं रहेगा। क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही आसान हैं और स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन होता है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्लासिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन नहीं, लैब में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और आप यहाँ से ये भी जान पाएंगे किस तरह से जो लैब्स होती हैं उनमें जो डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है उनको हटाना, जोड़ना या दूसरी पोजीशन पर पहुंचाना हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी आपको आंसर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्रीलॉक्स सिस्टम एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है, और आप ये ध्यान रखिएगा इसको वाइडली यूज्ड इन, हम लोग कह सकते हैं क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम वाइडली यूज्ड इन द deletion, inversion and translocation of target DNA segment। टारगेट डीएनए सेगमेंट को हम लोग कहीं पर भी डिलीट करने के लिए, उसे इन्वर्ट करने के लिए या उसे ट्रांसलोकेट करने के लिए इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इस सिस्टम को जो क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है भी वायरस का है, इट कैन easily used in both prokaryotic and eukaryotic cells। आपको ये भी ध्यान रखना है ये सिस्टम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में अप्लाई किया जा सकता है। इस वजह से जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें हमें किसी क्रोमोसोम, किसी जीन को डिलीट करना है या उस जीन को इन्वर्ट करना है या उसे एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर ले जाना है, उसके लिए हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो क्रीलॉक्स एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है, आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का यूज कैसे किया जा सकता है या क्या क्या रिजल्ट हमें ये दे सकता है। तो ये किसी भी रीजन को डिलीट कर सकता है, डीएनए रीजन को इन्वर्ट कराया जा सकता है, अर्थात उसका जो ओरिएंटेशन है उसको अपोजिट कर सकते हैं, या हम उस डीएनए रीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, ये रिकॉम्बिनेशन सिस्टम इस वजह से हमारे एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा सकता है और किया जा रहा है, ठीक है।
इसे हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों सेल्स में इसका इजिली यूज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन वही है कि क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम कितने कंपोनेंट का बना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्रीलॉक्स recombination system consists of two components, दो कंपोनेंट्स का बना है। आपको यह ध्यान रखना है क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम दो कंपोनेंट का बना है। वन इज क्री, ये एक रिकॉम्बिनेज है, क्री ये रिकॉम्बिनेज है अर्थात एंजाइम। क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दो कंपोनेंट का बना है। वन इज क्री, क्री इज द रिकॉम्बिनेज एंजाइम, एंड सेकेंड इज लॉक्स पी, दीज आर द रिकॉम्बिनेशन साइट्स, recombination site where क्री एक्ट, जहां पर क्री एंजाइम एक्ट कर सके। तो बहुत ही आसान सा क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है। क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन के दो कंपोनेंट हैं, या जो इसकी मशीनरी है, क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम को कैटेलाइज करने वाली जो मशीनरी है उसके दो ही कंपोनेंट हैं। वन इज क्री, क्री क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ठीक है। एंड लॉक्स पी क्या है, रिकॉम्बिनेशन साइट, ये रिकॉम्बिनेशन साइट है। रिकॉम्बिनेशन साइट में लॉक्स पी की बात करें तो दीज आर दी अबाउट 34 बेस पेयर लॉन्ग साइट, ये लगभग 34 बेस पेयर लॉन्ग होती हैं और हमेशा ऑलवेज एक्ट इन ए पेयर, हमेशा किसी भी रिकॉम्बिनेशन में हमें दो लॉक्स पी साइट की जरूरत होगी, ये हमेशा पेयर में फंक्शन करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन के दो कंपोनेंट हैं, क्री एंजाइम है और लॉक्स पी साइट हैं, ठीक है। और हमेशा लॉक्स पी साइट इन्वॉल्व होंगी पेयर में, अर्थात हर एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में दो हमें लॉक्स पी साइट्स यूज करनी होंगी, ठीक है। और उसी लॉक्स पी साइट के हिसाब से डिसाइड होगा रिजल्ट क्या होंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट हैं वो क्या होंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन में डिलीशन संभव है, डिलीशन हो सकता है, दूसरा इन्वर्जन हो सकता है, अभी इन्वर्जन भी बता रहे हैं क्या है, इन्वर्जन हो सकता है। थर्ड इज ट्रांसलोकेशन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन, ये वो रिजल्ट हैं जो क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन के हो सकते हैं, लेकिन एक समय पर होगा तो एक ही, एक समय पर होगा एक ही। तो अब ये क्वेश्चन उठता है क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट है क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन का वो डिसाइड होता है लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ लॉक्स पी साइट। रिजल्ट ऑफ क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन depends on orientation and location of locks P
साइड्स, लॉक्स पी साइड्स। अब यहां पर आप सभी लोग ध्यान दें, किस तरह के जो रिजल्ट होंगे वो हमें मिल सकते हैं। एक ये डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए है जिसमें लॉक्स क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन यूज करना है। आपको ध्यान रखना है कि डीएनए में जो साइड्स हैं रिकॉम्बिनेशन की, उनको हम लॉक्स पी साइड्स कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, ये लॉक्स पी साइट है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। और इसको बनाने का मतलब क्या है आप समझ लें। तो ये एक 34 बेस पेयर लॉन्ग साइट है। तो जब 34 बेस पेयर लॉन्ग साइट है तो 5:3 इसका कोई एक डायरेक्शन होगा। तो यहां पर ध्यान दें, जैसे मैं लिख लेता हूं ACGT, ठीक है, और A, तो ACGTA ये इसका एक सीक्वेंस हो गया 5:3। यदि मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से बनाऊंगा तो आप ये ध्यान रखिएगा सेम सीक्वेंस यहां रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लॉक्स पी साइट हमेशा हम लोग किसी भी रिकॉम्बिनेशन सिस्टम में, क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन में 2 लॉक्स पी साइट यूज करेंगे, ठीक है। यदि लॉक्स पी साइट एक साथ रिपीट होती, एक ही जो है डायरेक्ट रिपीट में आती हैं, अर्थात 5:3 डायरेक्शन ये है, उसी तरीके से 5:3 का डायरेक्शन यहां रिपीट हो गया, ये 5:3 डायरेक्शन हो गया। तो ये भी 5:3 है और यहां पर भी 5:3 हो गया। मैं इस पॉइंट को दोबारा बता रहा हूं, ये लॉक्स पी साइट है और ये लॉक्स पी साइट है। लॉक्स पी साइट क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिस पर क्री रिकॉम्बिनेज एक्ट करता है। किसी भी क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन में 2 पी साइट्स का होना, लॉक साइट का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है उसका भी कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी रिकॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या हो सकते हैं, या तो डिलीशन या इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन। लॉक्स पी साइट के बीच का जो ये इंटरवीनिंग डीएनए रीजन है, ये जो बीच का डीएनए सेगमेंट है, इसी डीएनए सेगमेंट का डिलीशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो हमेशा क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन में 2 लॉक्स पी साइट्स की जरूरत क्यों है, उसका भी कारण समझ लें। जो 2 लॉक्स पी साइट्स हैं उनके बीच के डीएनए का ही डिलीशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन होगा, उसके बाहर का नहीं होगा। तो लॉक्स पी साइट्स के बीच का जो डीएनए है उसी में चेंज होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से हमें 2 लॉक्स पी साइट्स की जरूरत है। यदि दोनों लॉक्स पी साइट एक साथ क्लोज प्लेस कर दी जाए तो बीच का डीएनए होगा नहीं, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो हमेशा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिलीशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन, 3 ही रिजल्ट हो सकते हैं। तो उन 3 रिजल्ट में वो जो डीएनए डिलीट हुआ है या जिसका इन्वर्जन हुआ है, जिसका ट्रांसलोकेशन हुआ है, वो है कहां पर, वो कहां से गया। तो आपको ध्यान रखना है लॉक्स पी साइट्स, 2 लॉक्स पी साइट्स के बीच का जो डीएनए है उसमें ये रिजल्ट होगा। अब लॉक्स पी साइट्स जो प्रेजेंट हैं उन डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जो बीच का डीएनए है उसके क्या रिजल्ट होंगे, वो डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन एंड लोकेशन ऑफ लॉक्स पी साइट। लॉक्स पी साइट्स का ओरिएंटेशन क्या है और उनका लोकेशन क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो दूसरा डीएनए है मैं उसको बना लेता हूं। देखिए इस तरीके से, यदि मैं इसे 5:3 डायरेक्शन में मान लूं
तो ये यहां से 5:3 डायरेक्शन में इस तरफ है। तो इस तरीके से मैंने दो लॉग्स पी साइड के ओरिएंटेशन यहां बना रखे हैं। ये डायरेक्ट रिपीट है, आप ऐसे समझ लें, मैंने अभी लिखा हुआ था ए सी जी टी और ए, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। यदि यही सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस को हम आगे ले जाएं और सेम इसी तरह से लिख दें ए सी जी टी ए, तो देखिए जो इस तरह से मैं आगे ले जा रहा था आगे भी इसी तरह से मिला। तो ये एक सीक्वेंस है और ये एक सीक्वेंस है, एक ही तरफ मिल रहे हैं। आगे की तरफ जो सीक्वेंस का डायरेक्शन है 5:3 डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे डायरेक्ट रिपीट कहते हैं। तो यहां पर जो लॉग्स पी साइड का ओरिएंटेशन है वो डायरेक्ट रिपीट है। जरा इसको देखिए, ये 5:3 डायरेक्शन में, इसको ए सी जी टी एंड ए, यदि जरा इसको हम देखें तो ये हो जाएगा ए टी जी सी एंड ए। देखिए ये, तो ये हो गया इन्वर्टेड रिपीट। यहां पर जो लॉग्स पी साइड का ओरिएंटेशन है वो है इन्वर्टेड। तो किसी भी इंटरवीनिंग जो डीएनए है उसका रिजल्ट लॉग्स पी साइड के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और लोकेशन का मतलब है लॉग्स पी साइड को मैं यहां पर एक डीएनए और बना लेता हूं। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल मैंने बना लिया और यहां पर मैं दो लॉग्स पी साइड्स को एक साथ रख देता हूं। एक लॉग्स पी साइड ये है और दूसरा लॉग्स पी साइड ये है। दोनों के बीच में कोई इंटरवीनिंग डीएनए है ही नहीं। यहां पर दो लॉग्स पी साइड्स हैं लेकिन इनके बीच में कोई डीएनए नहीं है। जब डीएनए नहीं है तो ना तो डिलीशन ना इंसर्शन, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है। मैं फाइनली उसी पॉइंट को लेकर के काफी इधर उधर की चीजें बतानी रहती हैं। अब मैं फाइनली उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि जो डिलीशन, इंसर्शन और इन्वर्जन है वो डिपेंड करता है लॉग्स पी साइड्स के ओरिएंटेशन के ऊपर कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है। यदि कोई लॉग्स पी साइड्स डायरेक्ट रिपीट में, अर्थात जो लॉग्स पी साइड ये है सेम यही साइड आगे फिर रिपीट हो गई, तो जो इंटरवीनिंग डीएनए होगा उसका डिलीशन होगा, उसका डिलीशन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, लॉग्स पी साइड में दोबारा बोल रहा हूं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, अर्थात लॉग्स पी न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो इंटरवीनिंग डीएनए को छोड़ करके आगे फिर सेम रिपीट हो गया, उसी सीक्वेंस में रिपीट हो गया। तो जब उसी सीक्वेंस में रिपीट हुआ तो जो बीच का डीएनए है उसका डिलीशन होगा, अर्थात लॉग्स पी साइड जब डायरेक्ट रिपीट में होगी, जब डायरेक्ट रिपीट में होगी तो इंटरवीनिंग जो डीएनए हमारा है, डीएनए सेगमेंट है, उसका डिलीशन होगा। आपको ध्यान रखना है, उसका डिलीशन होगा। और जब लॉग्स पी साइड आती हैं इन्वर्टेड रिपीट में, अर्थात लॉग्स पी साइड का जो सीक्वेंस था, जब आगे की लॉग्स पी साइड के सीक्वेंस को देखें तो वो उल्टा है, इन्वर्टेड रिपीट में आती है। तो जब भी इन्वर्टेड रिपीट में लॉग्स पी साइड होंगी तो रिजल्ट होगा इन्वर्जन। बहुत ही आसान है, रिजल्ट क्या होगा? इन्वर्जन होगा। रिजल्ट इन्वर्जन होगा। तो डायरेक्ट रिपीट में है तो डिलीशन, और यदि इन्वर्टेड रिपीट में है तो डिलीशन होगा। मैं इस पॉइंट को आगे ले चल रहा हूं, आप ऐसा समझ लें। मैं दोबारा इस पॉइंट को यहां पर बना रहा हूं। ये डीएनए है जो लॉग्स पी साइड से वो डायरेक्ट रिपीट में है, एक लॉग्स पी साइड, और यहां पर ये दूसरी लॉग्स पी साइड है। डायरेक्ट रिपीट का मतलब आप ऐसे समझ लें, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो है 1 2 3 4 और 5, ऐसा समझ लें। तो यहां से भी शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5, अर्थात जो सीक्वेंस यहां था वही रिपीट हुआ। यदि ऐसा होगा तो जो बीच का डीएनए है, यदि हम रिजल्ट देखेंगे तो बीच का जो डीएनए होगा वो डीएनए डिलीट हो जाएगा, और केवल रिजल्ट के बाद जब लॉग्स क्री-लॉग्स रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा तो रिजल्ट के बाद जो लॉग्स पी साइड्स हैं
वो कुछ इस तरीके से दोनों पास में आ जाएंगी। ये जो रीजन है उसका डिलीशन हो जाएगा, ये रीजन डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद रिजल्ट हमें ये मिलेगा, जो ये सीक्वेंस था ए बी सी डी और ई, और यहां पर मान लेते हैं लिखा हुआ है यक्स और लिखा हुआ है जेड, तो ये यक्स होगा और ये जेड होगा, जो ए बी सी डी ई रीजन है वो डिलीट हो जाएगा। तो क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन में यदि लॉक्स पी साइड्स डायरेक्ट रिपीट में है तो डिलीशन, आपको ये ध्यान रखना है। ये डिलीशन का केस हुआ। मैं दूसरा केस यहां पर ले रहा हूं, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यहां पर जो लॉक्स पी साइड्स हैं उनका ओरिएंटेशन अपोजिट है, इन्वर्टेड रिपीट में है। अर्थात मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5, और यदि यहां पर सीक्वेंस देखेंगे तो 5 4 3 2 1, अर्थात ये इन्वर्टेड रिपीट हो गया। तो इस वजह से जब भी लॉक्स पी साइड इन्वर्टेड रिपीट में होंगी तो जो डीएनए सीक्वेंस होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी, तो जब हम रिजल्ट इसका देखेंगे तो रिजल्ट में इंटरवीनिंग जो डीएनए होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात जो डीएनए रीजन है उसका इन्वर्जन हो चुका है, उसको वो डिलीट नहीं होगा। और जो यहां पर सीक्वेंस है वो हो जाएगा डी सी बी एंड ए, इस तरीके से जो बीच का सीक्वेंस है उसका इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन। तो देखिए जो पिछला हम लोगों ने लिखा हुआ है कि डिलीशन इन्वर्जन, तो यदि लॉक्स पी साइट डायरेक्ट रिपीट में है तो इंटरवीनिंग जो डीएनए सीक्वेंस है उसका डिलीशन, यदि लॉक्स पी साइट्स इन्वर्टेड रिपीट में है तो जो इंटरवीनिंग डीएनए रीजन है उसका इन्वर्जन होगा। और यदि अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यदि कोई भी दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं और दो डीएनए मॉलिक्यूल पर लॉक्स पी साइट एक एक है, एक लॉक्स पी साइट यहां पर है और एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है वहां पर लॉक्स पी साइट है, लॉक्स पी साइट अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल पर हैं, तो जनरली क्या होता है, जो रीजन इसके साथ इंगेज करेगा करके जितना पार्ट, तो ट्रांसलोकेशन होगा। ऐसी कंडीशन में रिजल्ट होता है ट्रांसलोकेशन। तो यदि क्रोमोसोम पर अलग अलग लॉक्स पी साइट हैं तो रिजल्ट होते हैं ट्रांसलोकेशन। तो फाइनली मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं जहां से रिजल्ट डिसाइड होते हैं। रिजल्ट ऑफ क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन एंड लोकेशन ऑफ लॉक्स पी साइट्स। रिजल्ट डिपेंड करता है ओरिएंटेशन और उसके लोकेशन। यदि लॉक्स पी साइट दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल पर है, एक डीएनए मॉलिक्यूल पर एक है और दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल पर है, तो ट्रांसलोकेशन होगा। डीएनए ट्रांसलोकेट करेगा फ्रॉम वन डीएनए टू अनदर डीएनए। ठीक है, यदि एक ही डीएनए पर दो लॉक्स पी साइड्स हैं और उन लॉक्स पी साइड्स के बीच का जो इंटरवीनिंग डीएनए है उसका रिजल्ट डिसाइड होगा उन लॉक्स पी साइड का ओरिएंटेशन क्या है। यदि एक ही डीएनए मॉलिक्यूल पर लॉक्स पी साइड हैं और उन लॉक्स पी साइड का जो ओरिएंटेशन है वो डायरेक्ट है तो डिलीशन, और यदि एक ही डीएनए मॉलिक्यूल पर लॉक्स पी साइड का ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है, अपोजिट है, तो इन्वर्जन होगा। लगातार इन दो केसेस से क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। ये लॉक्स पी साइट है, ठीक है, लॉक्स पी साइट और जो क्री रिकॉम्बिनेज सिस्टम है उसके ये रिजल्ट है। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर जो है कुछ कंडीशंस रख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि क्या रिजल्ट हो सकते हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है और जो लॉक्स पी साइट हैं उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1,
तो इंटरवीनिंग जो डीएनए होगा इसका क्या रिजल्ट होगा। यहां लॉक्स पी साइड्स हैं, लॉक्स पी साइड देखिए किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। ये लॉक्स पी साइड शुरू होती 1 2 3 4 5, उसी तरीके से दूसरी लॉक्स पी साइड है यहां पर, वो शुरू होती है 5 4 3 2 1। तो ये जो लॉक्स पी साइड्स हैं वो डायरेक्ट रिपीट में है या फिर इन्वर्टेड में है। तो ये इन्वर्टेड रिपीट है। अरुण का आंसर आया है इन्वर्जन, पुनीत कुमार का आंसर है इन्वर्जन, श्रद्धा का आंसर है इन्वर्जन। इन्वर्जन, सोनाली सिन्हा इन्वर्जन, लता इन्वर्जन, सांची गुप्ता इन्वर्जन, पुनीत कुमार इन्वर्टेड में है, गीतांजलि इन्वर्जन। सही आंसर, सभी लोगों का आंसर सही है। जो इंटरवीनिंग डीएनए सीक्वेंस होगा इन्वर्जन हो जाएगा उसका। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लीजिए सीएसआईआर में 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत ही आंसर, इसके जो आंसर हैं बहुत ही आसान होते हैं। चलिए, आपको हमेशा लॉग्स पी साइड को ध्यान रखना है। मैं यहां पर लॉग्स पी साइड्स बना रहा हूं। लॉग्स पी साइट, ये लॉग्स पी साइट हैं जिसका ओरिएंटेशन ये है। मुझे आंसर बताइए नीचे वाले का क्या होगा, इस इंटरवीनिंग डीएनए सीक्वेंस का क्या होगा। रिस्पॉन्ड करें सभी लोग। पुनीत कुमार डिलीशन, अरुण मौर्य डिलीशन, ठीक है डिलीशन, सांची गुप्ता डिलीशन, सोनाली सिन्हा डिलीशन, गीतांजलि त्रिपाठी डिलीशन, प्रियंका डिलीशन, चलिए इसका आंसर डिलीशन होगा। सही आंसर दिया है सभी लोगों ने, इसका आंसर डिलीशन होगा। मैं तीसरा केस पूछ रहा हूं, तीसरे केस का आंसर सभी लोगों को देना है। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और यहां जो लॉग्स पी साइड्स हैं उनका ओरिएंटेशन ये है। अब आप मुझे बताएंगे ये जो रिजल्ट हैं वो क्या होंगे। रिजल्ट क्या होगा, इंसर्शन, डिलीशन या ट्रांसलोकेशन। ये जो रिजल्ट हैं आप मुझे बताएंगे यहां पर क्या होगा। ये दो लॉग्स पी साइड्स हैं। इस केस में यहां पर जो डीएनए है उसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इंसर्शन, डिलीशन या ट्रांसलोकेशन। अरुण का आंसर है कोई रिजल्ट नहीं होगा। पुनीत कुमार कुछ नहीं होगा बिकॉज बीच में डीएनए नहीं है। गीतांजलि डिलीशन, और भी लोग रिस्पॉन्ड करें। सभी को आंसर देना है। श्रद्धा राजपूत डिलीशन हुआ है। चलिए इस पॉइंट पर ध्यान दें। मैंने दो लॉग्स पी साइड को बनाया हुआ है। ये एक लॉग्स पी है और ये लॉग्स पी है, दो लॉग्स पी साइड हैं।
दोनों के बीच में इंटरवीनिंग डीएनए है ही नहीं, इंटरवीनिंग डीएनए नहीं है। जब इंटरवीनिंग डीएनए नहीं है तो रिजल्ट कहां से लाओगे? कई लोगों ने आंसर सही दिया था, ठीक है, पुनीत कुमार ने आंसर सही दिया है, अरुण ने सही आंसर दिया है, ठीक है, सोनाली सिन्हा कोई जो है सही दिया आंसर, कई लोगों ने सही आंसर दिया है। आप सभी लोग ध्यान रखें, हमेशा जो भी रिजल्ट होंगे वो लॉग पी साइट के इंटरवीनिंग डीएनए रीजन का होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। आप जैसे ये केस देखें, जो ये बीच का डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए का डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन होगा। तो यदि लॉग पी साइट्स के बीच में कोई डीएनए नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यदि लॉग्स पी साइट डायरेक्ट रिपीट में, आप यहां पर ध्यान दें, लॉग्स पी साइट से ही डिसाइड होगा रिजल्ट क्या होंगे। यदि ये डायरेक्ट रिपीट है, डायरेक्ट रिपीट में है तो आपको ध्यान रखना है डिलीशन, डायरेक्ट रिपीट डिलीशन, ठीक है। और यदि ये इन्वर्टेड रिपीट में है, इन्वर्टेड रिपीट में है तो आपको ध्यान रखना है इन्वर्जन। यही दो केसेस 99% पूछे जाएंगे। और यदि लॉग्स पी साइट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं तो आप ध्यान रखेंगे ट्रांसलोकेशन। CSIR में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोग एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर चेक करिएगा। वहां P53 जीन्स के साइड बाय साइड लॉग्स पी साइट्स को प्लेस किया गया है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कल हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रांसपोजिशन। मैं इसमें आपको ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ट्रांसपोजोन्स कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, डीएनए ट्रांसपोजोन्स और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, कौन कौन से कट पेस्ट मैकेनिज्म के द्वारा मूव करते हैं, कौन से कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में जाते हैं, ठीक है। क्रोमो जो ट्रांसपोजोन्स का नंबर है हमारे जीनोम में समय के साथ बढ़ता है या घटता है, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग उस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोजोन्स के बारे में।